नमस्कार, मेरा नाम हिमानी स्वामी है और एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं। पिछले 6 to 7 ईयर्स से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और मेरे रिसर्च का एक कॉमन टॉपिक रहा है एंटीबायोटिक्स। तो मैंने सोचा कि एंटीबायोटिक्स से जुड़े हुए जो कंसर्न्स हैं हमारे, उसके बारे में कुछ शेयर करूँ आप लोगों से। तो आज इसीलिए मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। एंटी माइक्रोबियल, उसमें एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, एंटीवायरल्स भी आते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स भी आती है और एंटी फंगल ड्रग्स भी आती है। तो ये चारों ड्रग्स को मिला के हम एंटी माइक्रोबियल्स बोल सकते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल्स अगर किसी इन्फेक्शियस एजेंट पे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस और पैरासाइट्स, इन पे काम करना बंद कर दे या इन दवाइयों का कोई असर ना हो, तो इन सबको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये दो तरह से होता है। एक तो इंट्रिंसिक होता है, जिसका मतलब ये है कि जैसे कोई मलेरिया की दवाई है, वो एड्स पे काम नहीं कर रही है, मतलब कि वो नेचुरली उसके ससेप्टेबल नहीं है, उससे सेंसिटिव नहीं है हमारा दूसरा एजेंट, तो इसकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा होता है दैट इज़ एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो एक्वायर्ड के अंदर क्या होता है, पहले वो दवा काम कर रही थी उस पर्टिकुलर एजेंट पे, लेकिन अभी नहीं कर रही है। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है और ये बहुत कंसर्निंग टॉपिक है हमारे लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, स्पेशली किसी बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन आ गई। यहाँ पे मैं बैक्टीरिया बोल रही हूँ, लेकिन मेरा मतलब हर इन्फेक्शियस एजेंट से है। तो उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, मतलब कि कुछ नेचुरल चेंजेस, उसके जीन्स में कुछ चेंजेस आ गए और वो स्प्रेड हो रहा है एक से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। वो जो भी अपनी प्रोजेनीज बना रहा है, वो उनके अंदर भी वो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इस तरह से ये स्प्रेड होता है। और भी बहुत सारे रीजंस है, बट इन कॉमन इसी तरह ये स्प्रेड होता है। अब इसको स्प्रेड होने के अंदर हमारा क्या क्या रोल रहता है, किस किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं, जिससे हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चल सके, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपके अभी सोर थ्रोट हुआ, आपने कोई दवा ली, आप ठीक हो गए, लेकिन बार बार आपके वही चीज़ हो रही है और आप सेम दवा ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो दवा आप पे असर करना बंद कर देती है। फिर क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपने और थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा दी आपको डॉक्टर ने, आप ठीक हो गए। फिर कुछ टाइम बाद अगर बहुत ज़्यादा आपने वो ले ली सेल्फ मेडिकेशन टाइप, तो वो भी आप पे काम करना बंद कर देगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे लिए कोई दवा ही नहीं बचती है, ऐसे करके धीरे धीरे सारी दवाएं ख़त्म होती जाती है। और ऐसा हो रहा है काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के अंदर कि पेशेंट, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, उनकी डेथ का रीज़न यही हो रहा है कि उनके लिए लास्ट में एंटीबायोटिक्स ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो इतनी एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं या फिर उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्प्रेड करने में इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है कंजम्पशन, यानी कि हमने सेल्फ मेडिकेशन या फिर हम खुद से ही कोई दवाई ले रहे हैं और वो उस एजेंट के लिए है ही नहीं, उस बीमारी के लिए है ही नहीं जो बीमारी एक्चुअली हमें है। जैसे कि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ और हमने एंटीबायोटिक्स ले ली, तो वहाँ पे उनका यूज़ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन उनके दुष्प्रभाव बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे अंदर जो भी और बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी उससे किल होने लगेंगे या फिर उनके अंदर भी उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा। तो इस तरह से हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए।
सेकंड रीज़न बात करें तो कुछ सोशल फैक्टर्स भी है जो इसमें एंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ अवेलेबल है बहुत सारी हमारे मार्केट में, और नॉलेज की कमी है कि कौन से इन्फेक्शन में कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो इसमें हम अपने आप को रोक सकते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवाई ना लें, और दूसरे लोगों को भी रोके ऐसा करने से। तीसरा फैक्टर है जो कि एक कल्चरल फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि मास बाथिंग। अभी हमने देखा होगा बहुत सारे फेयर्स वगैरह होते हैं काफ़ी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, जिसमें नदी में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र हो सकता है वो, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं जिनके लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशियस रहना चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि किसी के सिम्टम है या किसी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो म्यूटेटेड है, वो उसने भी उसी रिवर में या उस वाटर बॉडी में बाथ लिया, और उसके जो बैक्टीरिया है उस वाटर बॉडी के थ्रू जो हज़ारों और लोग हैं उनके अंदर चले गए। तो एक तरह से ये स्प्रेड करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा कोई सिम्टम है या हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो हम ऐसी पब्लिक गैदरिंग से बचें, स्पेशली ऐसी गैदरिंग से जिनमें ज़्यादा रिस्क है हमारे इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड करने का। तीसरा बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो। सो बी लिटिल पेशेंट, और मैं ट्राई करूँगी कि अगर ज़्यादा लंबा होता है तो हम 2 पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को डिस्कस करें। तो अगले फैक्टर की बात करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, और तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि मास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें हमारे जो एनिमल्स हैं, उसके लिए उनको भी काफ़ी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। या फिर कुछ कैटल्स के अंदर, इवन इन नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो, तो कुछ कैटल्स जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। तो उनका मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, उनका मीट हम कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर से जो बैक्टीरिया हैं जो म्यूटेट हो चुके हैं या जिनके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लिए, वो हमारे अंदर आ सकता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन कमर्शियल एनिमल्स और कैटल्स। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क वगैरह हम यूज़ करें, प्रॉपर बॉईल करें, या फिर जो अंडर कुक्ड नॉन वेज है उसको खाने से बचें। तो वी कैन श्योर द सेफ्टी ऑफ आवर फूड। दूसरा सबसे जो सैड पार्ट है, दैट इज़ जो ऐसी कंपनीज़ होती है कुछ, जैसे फार्मा कंपनीज़ वगैरह है, वो अपना वेस्ट डिस्कार्ड करती है ऐसी वाटर बॉडीज़ में एंटीबायोटिक्स का। जैसे नदियों में कचरा फेंकने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो जो वो अपना सारा वेस्ट रिवर्स के अंदर डिस्कार्ड कर देती है कुछ ऐसी कंपनीज़ जो है। तो उससे क्या होता है, रिवर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे उनके अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है या वो एंटीबायोटिक डिपॉजिट हो जाती है, और वही नदियों का पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। तो मतलब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना वाटर है तो वो हम प्रॉपर पानी पिएं, मतलब जो भी हमारा यूवी ट्रीटेड वाटर है, जो हम फिल्टर्ड पानी पीते हैं वो हम पिएं। उसके बाद एक सिमिलर सा और फैक्टर है, जैसे कि जो सीवेज बॉडीज़ होती है उनको भी बिना ट्रीट किए हुए वाटर जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर मिला दिया जाता है। तो हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो सीवेज है वो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रॉपर ट्रीट कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर आपको ऐसा पता चलता है ऐसा हो रहा है तो यू कैन रेज़ अ वॉइस अबाउट दैट।
और सबसे कॉमन ट्रेंड जो आजकल देखा जा रहा है, हालांकि अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं या फिर आप हॉस्पिटल में आपका जाना होता है किसी चीज़ से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोई भी और लोग हैं, वो या फिर हम अगर जाते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं, किसी भी आर्टिकल को टच कर रहे हैं, तो हम अपने हैंड्स प्रॉपर सैनिटाइज़ करें। तो जैसे कि हमें बहुत पहले एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे पहले, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी इतनी होती है कि वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो हॉस्पिटल में तो हर तरह के पेशेंट आते हैं, तो उनमें ये जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी हॉस्पिटल में होते हैं। और अगर हमने प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन नहीं किया तो वो एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हमने बात करी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए और क्या क्या सल्यूशंस हम कर सकते हैं, इसके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक keep watching the video and share as much you can, because it can save someone's life. एंड अपनी जो नॉर्मल हैबिट्स है, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन की, खुद से डॉक्टर बनने की, किसी को सजेस्ट करने की, तो इन सारी चीज़ों से, इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस से हम बचें। और you can motivate me by liking my video, sharing it, and you can comment your views. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Thank you.